प्यारे बच्चों, आज ऑफलाइन सेंटर में अर्धवार्षिक साइकिल प्रवेश परीक्षा हुआ था, साइकिल प्रतियोगिता जो हुआ था उसका आंसर जो है मुझे आप लोगों को देना है, क्योंकि कल इसका ओरल भी है और ओरल से पहले सभी क्वेश्चन का आंसर जान लेना, ताकि टॉप 3 में कौन है या टॉप 10 में कौन है और किसका आंसर क्या है। उसके लिए मैं एक वीडियो बना दे रहा हूँ ताकि आपको सभी क्वेश्चन का आंसर जानकारी मिल जाए। यहाँ पे जो है पहला जो प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है, इसमें मैं व्याख्या नहीं करूँगा क्योंकि व्याख्या करने का समय नहीं है। इसके बाद ओरल के लिए क्वेश्चन भी बनाना है और भी बहुत सारा काम है कल प्रोग्राम करने के लिए, तो आज केवल मैं इसका व्याख्या नहीं कर पाऊँगा, केवल आंसर ही मैं दे रहा हूँ और अगले वीडियो में जो कुछ भी आएगा तो उसको लेकर के मैं उसका व्याख्या भी करूँगा। और आप लोग सोच रहे होंगे सर वीडियो प्रतिदिन अपलोड क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसे मैं एक वीडियो पॉलिटी का डाला हुआ था तो उसमें आप लोगों को शिकायत आया कि सर वीडियो क्वालिटी तो ठीक है परंतु जो है साउंड बेहतर हमें सुनाई नहीं दे रहा है, तो उसको लेकर के हमने एक माइक को ऑर्डर किया है जो कि 10 तारीख को आ जाएगा। वो आ जाएगा तो उसके बाद मैं आप लोगों को प्रतिदिन वीडियो अपलोड करते रहूँगा ताकि साउंड में कोई समस्या नहीं आए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का महसा 25 है और लसा 50 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। तो इस दोनों का जो गुणनफल होगा वो 1250 के बराबर होगा। करें 0.57 का सरलतम रूप कौन सा है, तो इसका जो जवाब होगा 57/100। किसी पूर्णांक p के लिए सम पूर्णांक का रूप कौन सा है, तो इसका जवाब जो है d हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 4 नंबर जो प्रश्न दे रखा है, 4 नंबर कि √5 एक कैसी संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा था 5 नंबर में कि इसको और इसको गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा तो उसका घात कितना होगा, तो इसका घात जो है 11 आएगा। फिर यहाँ पे जो 6 नंबर क्वेश्चन है ये सबके लिए सही कर दिया गया है, क्योंकि देखिए आप जो सी नंबर ऑप्शन है और जो डी नंबर ऑप्शन है इस क्वेश्चन में दोनों जो है टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ऐसा हो गया है, तो फिर इसके लिए सबको नंबर दे दिया गया है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद है जिसके कौन से द्विघात बहुपद होगा जिसका शून्यांक 0 और कितना है 5 है, तो शून्यांक दे दिया है तो हमें इस बहुपद को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले शून्यकों का योग निकालना होगा, शून्यकों का गुणनफल निकालना होगा। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आएगा और जब दोनों को गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी शून्यकों का योग जो है 5 होगा, शून्यकों का गुणनफल 0 आएगा। जब दोनों को हम रखेंगे एक जगह तो इसका आंसर जो हो जाएगा b होगा, क्योंकि द्विघात बहुपद बनाने का एक सूत्र भी होता है x² - α + बीटा इंटू x + α इंटू बीटा। इस पे आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर में जो दे रखा है एक घात वाला बहुपद कहलाता है, तो रैखिक बहुपद कहलाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 9 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है, यदि 2a + 3b = 8 एवं 3a - 4b = -5, यानी कि 9 नंबर का आंसर पूछ रहा है कि 9 नंबर का आंसर क्या होगा। तो आप देखिए, आप इस पर यदि a बराबर जो है 1 रखते हैं और b बराबर जो है 2 रख देते हैं, तो a का मान 1 रखिएगा तो 2 होगा, इसका मान 6 होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले समीकरण को ये संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है इसको भी देख लिया जाए। तो यहाँ पे 3a का मान 1 रखिएगा तो 3 हो जाएगा और b का मान जो है 2 रखिएगा तो 8 हो जाएगा, यानी -5 हो जाएगा। अगर यानी इसका आंसर a होना चाहिए, आगे भी चेक कर लेते हैं। अगर a का मान आप 2 रखते हैं, a का मान 2 रखते हैं तो ये 6 हो जाएगा, इसका मान यदि b का मान 1 रखते हैं तो 4 हो जाएगा, यानी b नंबर ऑप्शन नहीं होगा। अगर a का मान -1 रखते हैं तो -3 हो जाएगा, -4 × 8 हो जाएगा, ये -11 होगा, ये भी नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर हम 4 नंबर ऑप्शन लेकर के चलते a = 2 और b = तो a का मान अगर 2 रखते हैं तो 3 × 6 हो जाएगा और +- 4 × 8 हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा, यानी 9 नंबर का जो जवाब होगा वो a होगा, ठीक है। फिर 10 नंबर पे पूछा है कि k के किस मान के लिए इतना और इतना का एक अनंत हल है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला बताया गया होगा, ठीक है।
आप इस पर जांच कर सकते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसके हिसाब से आप जांच कर सकते हैं। तो इस पे जो है कह सकते हैं कि K का मान जो है 10 आएगा। ठीक है, दो रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि समपाती, तो समपाती जब होता है तो उसके अनेकों हल होते हैं, यानी कि C नंबर होगा, 11 का C होगा, अनगिनत हल होगा। ठीक है, उसके बाद कहा है कि x + y बराबर 3 तथा 3x - 2y बराबर 4 के हल है। कह रहे हैं कि 12 नंबर में इसमें कौन ऊपर वाले में रखने के बाद इसका हल हो जाएगा। एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे x बराबर 2 y बराबर 1 है, रखेंगे तो 3 आ जाएगा। इस समीकरण को संतुष्ट कर दिया। और यदि इसमें हम ला करके रखते हैं तो x बराबर 2, 2 3 6 और y का मान 1 रखेंगे तो ये जो है आपका 2 हो जाएगा, 6 में से 2 हो जाएगा 4। ये तो दोनों समीकरण को संतुष्ट कर दिया। दूसरे वाले को चेक कर ले रहे हैं। अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो 3 हो जाएगा, इसका मान 2 रखते हैं तो 3 और 4 यानी -1 आएगा, ये नहीं होगा। अगर इसको हम रखते हैं x बराबर -1 तो -3 होगा, और y का मान अगर 4 रखते हैं तो माइनस आपका 8 हो जाएगा। दोनों माइनस होगा, ये होगा ही नहीं। ठीक है, और d का मान यदि -x रखते हैं तो -1 होगा, और प्लस जो है 2 दूना 4 होगा, तो 4 और आपका -1 यानी 3 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ना b होने वाला है, c नहीं होगा, d नहीं होगा, बल्कि इसका 12 नंबर का जो जवाब होगा 12 नंबर का a होना चाहिए, यानी 12 नंबर का a होगा। फिर 13 नंबर में बोल रहा है कि द्विघात समीकरण इतना का विवेचक कौन है, तो 13 नंबर का भी जवाब क्या होगा, a होगा। 14 नंबर में द्विघात समीकरण इतना के मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल पूछा है, तो इसका जवाब जो है आपका a होने वाला है। फिर उसके बाद द्विघात समीकरण इतना के मूल कैसे होंगे, दोनों धनात्मक होंगे, दोनों ऋणात्मक होंगे, या दोनों बराबर होंगे, या एक धनात्मक एक ऋणात्मक होगा। तो आपको पता होना चाहिए, जब सभी प्लस में दिया है तो गुणनखंड के दोनों पदों को प्लस में लिखेंगे, और जब दोनों को 0 के बराबर में करेंगे तो दोनों ऋणात्मक ही आएगा, यानी 15 नंबर का b होगा। फिर यहाँ पे 16 नंबर में पूछा है कि द्विघात समीकरण x² + 2x - 3 के मूलों का योग। मूलों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a, तो -b/a यहाँ पे आपका हो जाएगा a नंबर 16 का जो है a होगा। उसके बाद कह रहे हैं p के किस मान के लिए पद 2p + 1 13 और 5p - 1 समांतर श्रेणी में है। तो इसको यदि शाम के क्लास में आ रहे होंगे तो इसको हमने शाम के क्लास में बनाया भी था, और ये क्वेश्चन आ भी गया है। ठीक है, तो इसका जो जवाब होगा p का मान जो है 4 होना चाहिए। समानांतर श्रेणी 20 17 14 और 11 का 35वां पद निकालना है। तो इसका जब 35वां पद निकालिएगा तो 18 नंबर का 35वां पद जो है कह सकते हैं -82 आने वाला है, 82 आने वाला है। ठीक है, यानी 18 नंबर का आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। फिर कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 2 6 14 2 6 10 14 82 में पदों की संख्या कितनी होगी। तो 19 नंबर में आपका nवां पद का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, उसके हिसाब से अगर इसमें पदों की संख्या निकालते हैं तो 21 आएगा, 19 नंबर का बी होगा। फिर इस AP का जो है सारांतर भी पूछ दिया है। सारांतर का भी फॉर्मूला होता है A2 - A1, यानी दूसरे वाले से पहले को घटा लेंगे तो 10 में से 4 जाएगा, तो इसका जवाब 6 होगा, यानी कि 20 का B हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में है। ये भी समानांतर श्रेणी में नहीं है, ये भी नहीं है, बल्कि ये भी नहीं है, यानी 21 का भी B होगा। फिर यहाँ पे अब सोशल साइंस का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। इटली का एकीकरण कब हुआ था, तो इटली का एकीकरण कह सकते हैं 1871 में हुआ था। रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था, गैरीबाल्डी, मेजनी, नेपोलियन या बिस्मार्क। तो इसका जवाब जो है बिस्मार्क होगा। फिर आगे क्वेश्चन पूछ दिया है कि काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने जो कह सकते हैं प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अगला जो प्रश्न है 25 नंबर कि मेजनी का संबंध किससे है, लाल सेना से, कार्बोनरी से, फिलिप हेटारिया से या डायट से। तो मेजनी का संबंध जो कह सकते हैं कार्बोनरी से है। जालवेरी एक संस्था थी, क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की या फिर पादरियों की। तो कह सकते हैं कि जालवेरी एक जो संस्था है वो व्यापारियों की एक संस्था थी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो राजनीतिक दल है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। राजनीतिक जो दल है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, ब्रिटेन से, भारत से, फ्रांस से या संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो राजनीतिक दलों की शुरुआत जो है अमेरिका से हुई थी।
करें संघ सरकार का एक उदाहरण है। आप यदि आप हमारा पिछला वीडियो जब पॉलिटी का देखे होंगे तो पॉलिटी में से कई सारा क्वेश्चन ऐसा है जो कि पिछले हमने वीडियो में पढ़ाया और इसमें आज क्वेश्चन आया भी था, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन संघ सरकार का एक उदाहरण है, अमेरिका है, चीन है, ब्रिटेन है या इनमें से कोई नहीं, तो अमेरिका संघ सरकार का एक उदाहरण है। करें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 19 है या अनुच्छेद 21 है? तो पिछले अध्याय में हमने दिखाया था आपको कि अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है। फिर धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो धर्मनिरपेक्ष, सांप्रदायिक, जातिवाद या आदर्शवादी? तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति जो है सांप्रदायिक कहलाता है। करें भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? ये भी पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था। लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज संस्था या मंत्रिमंडल? तो पंचायती राज संस्था में होता है। करें भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? ब्याज, मजदूरी, लाभ या लगान? तो भूमि का जो पारिश्रमिक होता है वो लगान के रूप में मिलता है। करें कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था? जैसे योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाया गया था, तो नीति आयोग कह सकते हैं जनवरी 2015 में स्थापित हुआ था। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का वीडियो हमने इकोनॉमिक्स का वीडियो तो आएगा ही आएगा, लेकिन हमने क्लास पीरियड में बताया भी था कि जो सेवा क्षेत्र होता है उसी को औद्योगिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। करें भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको बताऊंगी भारत में पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 तक चला था, परंतु उस हिसाब से इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया बी नंबर, तो बहुत ऐसे बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं, उसको लेकर के हमने 35 नंबर को बिल्कुल सही ही कर दिया है। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों तक रोजगार देने की प्रावधान रखा गया है? तो कम से कम 100 दिन रखा गया है। बिहार में जीवन यापन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बिहार में जो जीवन यापन का जो मुख्य स्रोत है वो जो है कृषि ही है, ठीक है। तो ये किस में आता है? तो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ही आएगा। बिहार में औद्योगिक क्षेत्र और व्यापार क्षेत्र 9 के बराबर है। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, ऐसा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था। मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिंक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? उत्सर्जन तंत्र का। ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है। जनन तंत्र कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है या श्वसन तंत्र कहलाता है? तो ये हम सभी जानते हैं बाबू की ये जो है श्वसन अंग के या श्वसन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? मूत्राशय, ग्लोमेरुलस या बोमैन संपुट कहलाता है या नेफ्रॉन कहलाता है? तो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। क्रमानुकंचन गति कहाँ पाई जाती है? तो देखने को मिलता है ग्रास नली में। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधों में जो भोजन है स्टार्च के रूप में जमा होता है। पौधों में जो भोजन है वो स्टार्च के रूप में जमा होता है, यानी 42 का C हो जाएगा। कुटपाद किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में या इनमें से किसी नहीं? तो अमीबा में जो देखने को मिलता है कुटपाद देखने को मिलता है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? डायोप्टर है, वाट है, अर्ग है या जूल है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो है डायोप्टर होता है, ठीक है। उसके बाद 46 नंबर में यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि अवतल लेंस द्वारा जो बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? तो अवतल लेंस में जो बना प्रतिबिंब होता है छोटा होता है, वस्तु से सीधा होता है और क्या होता है? आभासी होता है। यानी कि 46 नंबर का आंसर जो है डी होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। करें कि इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी हमेशा जो है ऋणात्मक होती है? यानी कि 47 नंबर में पूछा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है? तो कह सकते हैं कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आँख की लौ किस प्रकार की होती है? पीला होता है, नीला होता है, लाल होता है या चमकीला उजला होता है? तो इसके बारे में जो है कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं चमकीला होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसमें देखिए कि जो संगमरमर का सूत्र होता है वो इसमें दिया ही नहीं है, ठीक है। तो इसको लेकर के हमने ये 49 नंबर जो है सबका सही कर दिया है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है ऊष्माक्षेप की अभिक्रिया है। देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग कहिएगा कि सर इसके बारे में अगर बेहतर से समझाते तो और अच्छा लगता है।
मैं जानता हूँ कि इन सबकी व्याख्या होनी चाहिए, परंतु आज इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। कारण है कि मैं अभी लेक्चर वीडियो यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया हूँ, और ये उन लोगों के लिए ज़्यादातर सहायक होगा जो बच्चे मेरे पास ऑफलाइन सेंटर में पढ़ते हैं, स्पेशली उन्हीं को ध्यान में रख करके बनाया गया है। और ये बनाने का मकसद भी है कि वो घर पे चले गए हैं, अब उनके पास आंसर शीट भेजना है, तो फिर मैं बोला कि वीडियो के माध्यम से इसे भेजा जा सकता है। ठीक है, तो जो हमसे ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, ठीक है, जो ऑनलाइन हमसे जुड़ रहे हैं, तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम अगले दिन से जब आएंगे तो वीडियो आपको पूरा लेक्चर वाइज देंगे। ठीक है।